हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस अनोखे सेशन में, जहां पर हम लोग पूरी एनसीईआरटीज वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वाली किताब आपके पास फॉर श्योर होगी। इसको एक बार जरूर से खोल लें। इसका चैप्टर नंबर 2 खोल लें। चैप्टर नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग बेसिक्स, नेचर, स्कोप, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है उसके बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। आखिरकार क्यों पढ़ते हैं, क्या रिलेवेंस है, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स या सब टॉपिक्स इनकॉर्पोरेटेड है इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो हमें इसका नेचर समझ में आया, इसका स्कोप समझ में आया कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो ये थी कि आखिरकार जो एक फिजिकल ज्योग्राफी है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, इन दोनों का बेसिस ही ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली जो हमारे इर्द गिर्द चीजें दिखती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आंखें टुक टुक करके इन सब चीजों को देखती है, मतलब कि हम लोग पॉपुलेशन, वो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्राइज करता है कि इस पॉपुलेशन का इस फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या परस्पर संबंध है। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसको स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके अंदर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इसमें आपको 3 वर्ड्स दिख रहे होंगे बहुत ही साफ तौर पर, और उसको बिना पढ़े शायद ही आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। तो जब भी हम बेसिक्स की बात करेंगे तो बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वो जो 3 बड़े शब्द यहां पर आप चैप्टर के नीचे ही देख रहे होगे ना, लिखा होगा। उसमें सबसे पहले क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लिखा होगा डेंसिटी, और लिखा होगा ग्रोथ। ये तीनों वर्ड का मतलब थोड़ा सा एक जब हम समझ लेंगे ना, तब हमें इस पूरे चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, वो बेसिकली जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे सबसे पहले। और जिस हिसाब से यहां पर दूसरा टॉपिक लिखा है डेंसिटी, हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर पर हम लोग डेंसिटी के बाद ग्रोथ पर आते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ और भी फंडा है, जैसे कि फैक्टर्स क्या है इसके लिए, फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे होंगे तो ग्रोथ का आखिरकार ग्रोथ तो पढ़ लिया, और उसका ट्रेंड क्या है बढ़ने का, ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स ट्रेंड्स, इसको पढ़ लेंगे। और एक आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे, ट्रांजिशन या इंपैक्ट, या ट्रांजिशन पढ़ लेते हैं, ट्रांजिशन एंड इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बात समझ में आ गई। बस यही 6 टॉपिक छोटे छोटे से हैं, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। इनको एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम लोग समझेंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। एक एक बात हम लोग धीरे धीरे करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स पर। और सबसे पहला टर्म जो है आपका, वो क्या है भाई, पहला टर्म है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर साथ में किताब के ऊपर जगह कहीं बचे ना, तो इसको ये सारी चीजें लिखते चलना आप लोग। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का अगर लेमन लैंग्वेज में बात समझे तो क्या समझना होगा भाई, कितने लोग एक एरिया में बैठे हैं, पैदा हुए हैं, काम धाम कर रहे हैं, रहते हैं, मतलब कि अ पर्टिकुलर पीपल लिविंग और स्प्रेडेड इन अ एरिया या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिंपल है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, द वे पीपल आर स्प्रेडेड फॉर्मिंग अ सोसाइटी और कम्युनिटी। इसको आप इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब क्या है, द वे ऑफ स्प्रेड ऑफ पीपल फॉर्मिंग सोसाइटी, या फिर आप बोल सकते हो कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में इंसान कैसे रहते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ना है हमें ये सब यूपीएससी पूछता है, क्या मतलब है।
यूपीएससी छोड़ो सर, जनरल पब्लिक ही क्यों जानती है ये सब, मैं समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं रहेगा तो आप समझ लो एक देश नहीं चला सकते हो, एक जिला नहीं चला सकते हो, एक स्टेट नहीं चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता है ना। आपको यही नहीं पता है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है। जैसे कि कितने लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, कितनी ज्यादा कम्युनिटी एग्रीकल्चरल है, तो इसी के हिसाब से तो स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट करोगे भैया। उसके बाद मान लो कि आपका इस पॉपुलेशन में छोटे लोग रह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इस एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलना चाहिए, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर खोलना चाहिए, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर खोलना चाहिए, क्या खोलोगे? या फिर सीधे आशा या आंगनबाड़ी वर्कर्स जो होते हैं, एएनएम, उनसे भी काम चला लोगे आप? तो आखिरकार ये हेल्थ सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटीज कितना मिला, या फिर इसका पैटर्न क्या है, वो गवर्न करेगा ना। कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वही तो बताएगा आपको। हेल्थ देख लिया, इसी तरीके से एजुकेशन पर आ जाओ। भाई एक पर्टिकुलर एरिया में कितने सारे प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, कितने सारे सेकेंडरी स्कूल्स की जरूरत है, या फिर कॉलेज वगैरह खोलना है क्या? अगर बहुत बड़ा एरिया है तो क्या उसमें कोई बढ़िया टेक्निकल कॉलेज भी खोलना है, एम्स वाले कॉलेजेस भी खोलने हैं क्या? कौन बताएगा? जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे ये सब जान के, मतलब क्या करोगे नहीं, मतलब निकाल ही नहीं पाओगे। ये फंडा है आपका एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, या फिर जो बेसिक आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती है ना, उन सब के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का पता करना जरूरी है। इसीलिए इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं पता है तो ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और कुछ नहीं कर पाओगे, प्लान ही नहीं कर पाओगे सही तरीके से। बीइंग अ डीएम, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, या फिर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आपके पास ये सारे के सारे डेटा होने ही चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं तो ये स्कीम झंडू है, कोई मतलब नहीं है इसको करने का, सही पता ही नहीं कर पाओगे। वहां पर पता चला 100 लोग रह रहे हैं, आपने टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर खोल दिया, वहां महीने में एक आधे लोग पहुंचते हैं, 2 लोग पहुंचते हैं, 10 लोग पहुंचते हैं, तो क्या मतलब है इस सब चीजों को करने का। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे हर घर जल, या फिर इवन अभी आवास योजना चल रहा है, हाउसिंग हाउसिंग स्कीम्स कितने लोग को देना है वो कैसे पता चल पाएगा। इसके अलावा हाउसिंग के साथ साथ अभी आप लोग स्वच्छ भारत अभियान देख रहे थे, है ना? इतने टॉयलेट्स बन गए, इतने करोड़ टॉयलेट्स बन गए, भाई पता कैसे चलेगा? तो सैनिटेशन का कितना ध्यान रखना है कौन बताएगा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। पता चला एकदम आप शहर में चले गए, दिल्ली के पॉश एरिया में, जहां पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, जहां सबके घर में पहले से ही 2-3 टॉयलेट्स हैं, आपने वहां पर लॉन्च कर दिया क्या, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, कि भैया सबके घर के बाहर एक एक टॉयलेट बनवाना है हमें। सही रहेगा? दिमाग सही लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है। सिमिलरली हाउसिंग सैनिटेशन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे, मान लो कि आपका ना, आप लोग के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में राशन कार्ड होगा पीले रंग का या फिर सफेद रंग का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन करके लिखा होगा उस पर। राशन कार्ड के अंदर में पीडीएस सिस्टम चलता है, तो ये जो फूड सप्लाई है, ये कहां पर कितना देना है, ये कैसे पता चलेगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन में पता रहे ना कि भैया इतने लोग यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने लोग यहां पर एबव पॉवर्टी लाइन है, तो अब समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं इसको, लॉजिक बन रहा है। इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बीइंग अ डीएम, या फिर बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, या जो भी सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर सबसे टॉप अथॉरिटी होगा, जो प्लानिंग्स में काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। उनका धरा का धरा, सारा का सारा फंडा ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला टर्म था। दूसरा उसमें एक टर्म था जिसका नाम था डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कितना इंसान रहता है, अगर वो पता चल जाए तो वही डेंसिटी है। मतलब कि हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन दैट एरिया, कितने सारे लोग उस जगह पर रिसाइड करते हैं, रहते हैं, वो कौन बता देगा? आपका डेंसिटी। सिंपल क्या बोले, हाउ मेनी पीपल आर प्लेस्ड इनसाइड एन एरिया, ये लिख दूं मैं, हाउ मेनी पीपल
आर प्लेस्ड या स्प्रेडेड इन एन डिफाइंड एरिया। पता चलेगा ऐसे, डेंसिटी ऐसी पता चलेगी। सिंपल सा फंडा क्या है, मान लो कि एक ये रीजन है, ये रीजन जो है ये कितना है भाई, एक लैंड सरफेस एरिया है जो कि मैं ऐसे बना रहा हूं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। ये यहां से लेके यहां तक का 1 किलोमीटर एरिया है और यहां से लेके यहां तक का 1 किलोमीटर एरिया है। और इस धरती के ऊपर इसने 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर अपनी कुछ जनता रहती है, ठीक। इस पे सब लोग रहते हैं, है ना, सब लोग नहीं मतलब कुछ जनता यहां पर रहती है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिवेश है, अलग अलग कल्चर है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, लेकिन सब इसी कैटेगरी में रह रहे हैं। तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में जितने लोग इसके अंदर में रह रहे हैं वो ही डेंसिटी कहलाएगा। डेंसिटी हमेशा पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर ब्रेड्थ, ये बनाएगा आपका पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जितनी जनता रहती है, जितने लोग रहते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। बात समझ में आई? इसका डिटेल अभी और पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी बस बेसिक अपना समझते चलो। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहां पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिखेंगे यहां पर, 8 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, ये है इस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी। बात समझ में आ गई? ये भी आसान सा था। अब एक आता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ा अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा डेंसिटी, और एक फंडा आता है अपना ग्रोथ का। अब एक बात सोचो, आपने बोला कि सर हमने पॉपुलेशन गिन लिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर का हमने पॉपुलेशन अभी हम गिन के आए हैं, इस पर्टिकुलर हमारा गांव में बहुत कम लोग रहते हैं और इसीलिए हमने गिन लिया है। वहां गिने चुने ऐसे 25 लोग थे, सबका नाम भी हमें पता है, राम श्याम गोपाल जो है सब पता है हमें। अब यहां पर 25 ही लोग हैं। मैंने कहा शाबाश, अगले साल लेकिन बेटा फिर गिनना पड़ेगा। अरे सर फिर वही मेहनत कराओगे? बोले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन कांस्टेंट थोड़ी ना है, कभी भी चेंज हो सकती है। कभी भी किसी के भी घर कोई बच्चा पैदा हो सकता है, कभी किसी की हेल्थ स्वास्थ्य खराब होने से या फिर एक एज लिमिट पार करने से किसी की डेथ हो सकती है। तो ये पॉपुलेशन तो फ्लक्चुएट करता रहेगा ना, इसका ग्रोथ उतना ही इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना। मतलब ग्रोथ का फंडा क्या है, ग्रोथ आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी चेंज इन पॉपुलेशन है वो ही क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ग्रोथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल अगर तौर पर लिखना हो, चेंज इन पॉपुलेशन इन अ डेफिनिट पीरियड। इसको कैसे समझोगे आप लोग, मान लो कि हमारे पास दो एरिया है, दो एरिया कौन कौन सा है, एक ये एरिया ए है और ये एरिया वही एरिया ए ही है। बराबर लग रहा है क्या? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बस अब ये जो एरिया है ये है एरिया ए इन 1999, और ये क्या है, वो ही एरिया ए है 2024 का। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर हम लोगों ने पॉपुलेशन गिनना स्टार्ट किया। इसके अंदर हम लोग को कुछ ऐसे ऐसे पॉपुलेशन दिख रहे थे और कुछ छोटे बड़े भी थे भाई, तो हम लोग थोड़ा विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन को रख लेते हैं और यहां पर और पॉपुलेशन रख लेते हैं। ये सारे पॉपुलेशन है यहां पर। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई अब 2024 में जब हम आए ना तो हमें इसका पॉपुलेशन कुछ और दिखा। यहां पर पॉपुलेशन क्या लग रहा है, बढ़ गया या घट गया? तो दोबारा हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, या फिर साल दर साल? आपको पता है इसीलिए सेंसस हम लोग कंडक्ट कराते हैं हर साल।
हर साल नहीं होता है, हर 10 साल पर एटलीस्ट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एक सेंसस करा दिया जाए। तो 1980-81 से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे 2001, 2011, 2021 वाला सेंसस नहीं हुआ है। तो ये क्या कहला रहा है, ये पॉपुलेशन ट्रांजिशन आपको दिख रहा है कि नहीं क्लियरली, कि पहले ऐसा था 1999 में, लेकिन अब ऐसा हो गया जिसमें अलग अलग तरीके के लोग, सफेद वाले बूढ़े थे, हरे वाले बिल्कुल नवजात शिशु थे, और नीले रंग के वयस्क लोग थे, अपने एजेड या फिर एडल्ट लोग जिसको बोल सकते हो। तो बच्चे, बूढ़े और एडल्ट। सिमिलरली इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर जितने ग्रीन ग्रीन कलर के थे वो सारे अब इसमें क्या हो गए, बूढ़े के आसपास में आ गए। कुछ बच्चे जो थे वो एडल्ट हो गए, और फिर क्या हुआ, कुछ जो नए लोग थे वो भी आ गए। और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि इस एरिया ए में लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हो। तो कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है, दूसरे दूसरे जगह से भी लोग यहाँ पर आके काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। लोगों को मजा आने लगा यहाँ रहने के लिए, इसके लिए यहाँ की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, डेवलपमेंट एकदम से आ गया। तो ग्रोथ के ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के इसी तरीके से कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब आपको मेरे हिसाब से इन तीनों ही टर्म्स का फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले इसलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हम लोग बात कर रहे होंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। चलो भाई, बेसिक्स अपना खत्म हो गया। सबसे पहला बड़ा बड़ा टॉपिक लिखता हूं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग को यह तो पता ही होगा कि हर जगह की पॉपुलेशन बराबर नहीं है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत सारे जगह पर कहीं ज्यादा है और बहुत सारे जगह पर बहुत ही कम है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर एक ऐसी तुलनात्मक तरीके से अगर ये बात की जाए तो क्या समझ में आएगा, कहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर कहां पर कम है, किन देशों में ज्यादा है, किन देशों में कम है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे बहुत सारे एक्चुअल में डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको कि अगर हम पता लगाएं उसके बेसिस पर हम लोग अपने पॉपुलेशन का पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैटर्न। इस पैटर्न को डिफाइन करने के लिए कि भाई यहां का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लोग कैसे रहते हैं, उनका पैटर्न डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। अब ये क्या होता है भाई, ये तो नया नाम सुन लिया हम लोगों ने। नहीं भाई, आप लोग समझदार लोग हो, ये तो पक्का से पढ़ा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए भी टेंशन नहीं है। इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले आप पैदा हुए हो, पैदा होते ही लोग क्या पूछते हैं, पहला क्वेश्चन, शर्मा जी लड़का हुआ या लड़की। पहला पैटर्न क्या चाहिए हमें, जेंडर चाहिए, पता चले कौन है, लड़का हुआ लड़की हुआ, कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, जेंडर चाहिए, तभी तो पैटर्न डिफाइन करेंगे। फिर मान लो आजकल के टाइम पर, अब आप लोग कॉलेज टाइम्स में होंगे ही, आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई बेटा कितना उम्र हो गया तुम्हारा, उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाएंगे कितना उम्र हुआ है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर जेंडर के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एज भी चाहिए होगा। अब एज एक बार थोड़ी सी आपकी बढ़ जाए ना, वो उनका एक्सपेक्टेशन तुरंत ही चेंज हो जाएगा, बेटा क्या करते हो, है ना, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। फिर आपका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, और यहां पर भी अपने आस पड़ोस का क्वेश्चन कशन खत्म नहीं होता है। वो क्या बोलेंगे, क्या करते हो के साथ साथ कितना कमाते हो बेटा। तो क्या आ जाएगा अब यहां पर, ऑक्यूपेशन के साथ साथ इनकम लेवल भी आ जाएगी आपकी। और जब एक बार इनकम लेवल पता कर लिया, फिर उनका दिमाग किधर जाएगा आप सबको पता है कि गुप्ता जी आपका बेटा इतने उम्र का हो गया है और बढ़िया कमा भी रहा है, कोई बढ़िया सी लड़की देख के शादी हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो अब आपका क्या बताया गया, अभी तक आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो, मतलब आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है। तो पैटर्न में क्या हो सकता है, मैरिटल स्टेटस का भी पता चलेगा। अगर ये सारी चीजें हम पता कर ले तो हम किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। एज ग्रुप के पता चलने से पता चल जाएगा भाई यहां पर यंग पॉपुलेशन आती है,
ज्यादातर छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए स्कूल खोलना ज्यादा जरूरी है। इनके लिए अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, पैदा ज्यादा जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं, तो यहां पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार इसके अंदर वैक्सीन लगती है, 8-8 वैक्सीन बच्चों को लगानी है फटाफट से। यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुरंत घुसाओ यहाँ पे, तो ये काम जल्दी करना पड़ेगा। अगर बूढ़े लोग ज्यादा हैं तो इनके लिए सर हमें पेंशन स्कीम की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बूढ़े लोग ज्यादा हैं एज में, है ना। जेंडर में अगर लड़कियां ज्यादा हैं तो हम लोग को विमेन सेंट्रिक स्कीम चलाने की जरूरत पड़ जाएगी। या फिर इनफैक्ट इसका उल्टा होना चाहिए, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि जहां पर महिलाएं कम हैं वहां पर लोगों को लगेगा कि यार यहाँ की महिलाओं की जनसंख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, महिलाओं को अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम चला दो, सुकन्या समृद्धि योजना चला दो, गर्ल चाइल्ड पर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का इंसेंटिव सपोर्ट कर दो। अगर गर्ल चाइल्ड आ रही है तो आपको जो मैटरनल लीव है, पैटर्नल लीव है, उसमें और बढ़ोतरी मिल जाएगी और छूट मिलेगा। ऐसी ऐसी चीजें, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनकी शादी सब करने के लिए खर्चा पानी सब आपको मिल रहा है पहले से ही। तो ये आखिरकार जेंडर डिफाइन कर रहा है। ऑक्यूपेशन पता चलेगा कि यहां पर एग्रीकल्चरल सोसाइटी है कि सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी है तो भाई पीएम किसान समृद्धि योजना, ये सब बताया जाएगा। ये सब जितना मैं बता रहा हूं ना, आपका सबसे पहला होमवर्क है। आज सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको कमेंट भी करना है, और कुछ होमवर्क भी मैं देते जा रहा हूं आपको। क्या करना है, मैंने कितने स्कीम्स का नाम ले लिया। मैंने सबसे पहले क्या लिया, चलो कम ही देता हूं आपको होमवर्क। यहां पर मैं छोटा छोटा स्कीम्स का नाम लिखते जा रहा हूं। आपको ना इसके बारे में सिर्फ एक लाइन का डिस्क्रिप्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आप 3-4 पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या उससे छांट के एक स्पेसिफिक लाइन लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली इन सारे कमेंट्स को एनालाइज करूंगा, डोंट वरी। यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा था, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला, सुकन्या समृद्धि योजना। बताना इस स्कीम में क्या होता है। दूसरे नंबर पर लिखता हूं, हम लोग देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, नहीं तो शायद आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। पीएम किसान सम्मान निधि। इसके अलावा और क्या दे दूंगा आपको, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो गया। हाँ चलो, जेंडर के बेसिस पर या फिर ऐसे ही फैमिली हाउस होल्ड इन सबको लेके एक पीएम उज्ज्वला योजना है। चलो ये 3 स्कीम्स मैं आपको दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताओ कि ये तीनों स्कीम किससे रिलेटेड है, और दिमाग लगाना इस चीज पर, सोचना कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अगर हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाए तो क्या ये तीनों की तीनों स्कीम्स इंप्लीमेंट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा और पढ़ने में उतना ही मजा आता है। जब कॉन्सेप्ट लगता है, जब कोई भी चीज हम लोग याद करने लगते हैं ना, तो वो चीज मजेदार हो जाती है हमारे लिए, और वही हमें फाइंड आउट करना है। और इनफैक्ट मेरा भी पूरा का पूरा एम यही है कि आप लोग का इंटरेस्ट किसी तरीके से इस सब्जेक्ट में क्रिएट करा दूं, जिससे कि फ्यूचर में मुझे पढ़ाने की जरूरत ना लगे। आप लोग खोज खोज के ऐसे टॉपिक्स को पढ़ोगे, क्योंकि ये आपको तो मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप अपने आप ही पढ़ लोगे, है ना। पढ़ने का सबसे मूल उद्देश्य यही होता है। तो इसके अंदर अब आप समझ लो, इसी तरीके से डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने और भी बहुत सारी बात की, जैसे कि हम लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात कर ली। हमने अभी बात तो नहीं की, लेकिन हम लोग देख सकते हैं एमजी नरेगा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। अगर मान लो वहां की कम्युनिटी का बेसिक ऑक्यूपेशन हम लोग को दिखता है कि बहुत ही पुराने लोग हैं, बहुत ही पुराने मतलब एकदम ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, मतलब खेती भी बहुत पुराने तरीके से करते हैं, मतलब ट्राइबल लोग हैं वहां पर, उनके लिए कुछ अलग स्कीम चलाई जाएगी। अगर सर्विस सेक्टर है तो उसके लिए अलग स्कीम चलाई जाएगी। तो मोटा मोटा क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैटर्न हमें इस तरीके से समझाता है कि हमारा पूरा पैटर्न एक्चुअल में कितना क्लासिफाई है, मतलब कहां कहां पर डिवाइडेड है। अब आपको इससे ये भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे इस पूरे विश्व का, हमारे इस पूरे अर्थ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके लिए मैं आपको एक लाइव वेबसाइट पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर आ जाते हैं, मैंने पहले से ही आप लोग के लिए सर्च कर रखा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ लाइव, और इसमें आप देख सकते हो worldometer.info करके एक साइट है। यहां पर आते हैं, ओहो प्रचार भी आ जाता है। देख लो भाई, करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड का क्या है आपके सामने है। टाइम देख लो कब का है, ये 7:45 हो रहा है। और इसके बेसिस पर अगर आप देखना चाहोगे कि अभी क्या तेजी से रेट क्या चल रहा है, कितना पॉपुलेशन है, तो ये कुछ इस हिसाब से पॉपुलेशन है।
8.1 बिलियन पॉपुलेशन है। और आई होप अगर आप कुछ समय बाद इस पॉपुलेशन को देखोगे तो ये 8.101 से बढ़कर 8.102 103 ऐसा कुछ, या फिर और इनफैक्ट कहीं ज्यादा बढ़ गया होगा। ये आपको आगे आने वाले टाइम पर पता चलेगा। और यहां पर हम लोगों ने बर्थ रेट देखा, डेथ देखा, कितने पैदा हुए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, और टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है रिजल्टेंट तौर पर। तो इस तरीके से हम लोग वर्ल्ड का पॉपुलेशन गिना देते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहां पर एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि इतना बर्थ या इतना डेथ मिल रहा है, या फिर टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे एक्चुअल में कौन सी कंट्री है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं इस पर। यह भी एक प्रकार का लाइव ही है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका बिल्कुल रेड कलर का होगा, या फिर ऑरेंज, या फिर कोई भी डार्क शेड इस कलर में होंगे, तो वो आपका दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इसको भी एक बार देखते हैं। तो जूम करता हूं मैं यहां पर इंडिया के अंदर में दिल्ली पॉपुलेशन को देखने की कोशिश करना आप। ये देखो, ये दिल्ली पर क्या हो रहा है, रेड कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली बांग्लादेश के कुछ रीजन में यहां पर देख सकते हो आप लोग, यहां पर भी बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन है। मुंबई में आप लोग देख सकते हो, यहां पर अच्छा खासा पॉपुलेशन है। और सिर्फ यहां ही नहीं, आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखना चाहते हो तो यहां पर भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब ये ऊपर आ गया इसलिए दिख नहीं रहा है, वरना यहां पर भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन होता है। और इनफैक्ट आप इसको थोड़ा छोटा करो, इसमें हम और लेके आते हैं। हाँ, यहां पर देखो, नॉर्थ अमेरिका का इधर वाला हिस्से पे पॉपुलेशन नहीं है, यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है इस वाले रीजन पर। देखो, यहां पर कनाडा के भी ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है, और नॉर्थ अमेरिका के भी, ये न्यूयॉर्क सिटी है जहां पर आप पॉपुलेशन ज्यादा देखते हो। सिमिलरली अगर आप इसको इधर देखोगे तो यहां पर लॉस एंजलिस में आपको ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगी। मतलब क्या है कि जो पैटर्न है, हम लोगों को कैसे समझ में आ रहा है कि कहीं पर ये पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है और कहीं पर काफी कम है। और अगर यही चीज वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम लोग एक इस स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करें कि किस कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आप इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो। आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका एशिया है उसका पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास है, और इसके बाद आपका अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर 18% के आसपास है, और फिर इसके बाद कुछ यूरोप के हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिका, फिर ये सारे कंट्रीज जितने भी हैं उनको एक बार में मर्ज कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग काफी सारे इंफॉर्मेशन नेट पर सर्व करके भी बोल सकते हो। और अगर आपको पॉपुलेशन बाई कैसा, अगर कंट्री बाई कंट्री का चाहिए कि कितना चल रहा है, आप सबको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन इस टाइम सबसे ज्यादा है, और ये है, इससे चाइना से एक्सीड कर गया पिछले साल अप्रैल के महीने में। मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ है, हमें नंबर 1 पर आए हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि हम लोग इस पूरे विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में आ चुके हैं। हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में। यहां पर आपको दिखेगा कि हमारी जनसंख्या 142 सीआर, या फिर हम बोले 143 सीआर के आसपास होने वाली है, 1.4 बिलियन के आसपास होने वाली है। इसको अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ना, मैं तो एक काम करता हूं मैं कि आपके नोट्स के लिए, कि आपको भी ये सारी चीजें याद रहें, मैं एक काम करता हूं, इस पे कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको जरूर से ऐड करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले की ही। तो यहां पर ही एक सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। और इसमें भी सबका नहीं लेते हैं, 10 कंट्रीज का ले लेते हैं, बहुत है इतना, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हमेशा के लिए मिल जाए। ठीक है, हाँ जी, ये मिल गई। थोड़ा इसको छोटा कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, एक तो ये है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक और ले लेते हैं इसी में। हम लोगों ने एक ये वाला वर्ल्ड पॉपुलेशन भी पढ़ा था, ये भी अच्छा ही लगा था अपने को, है ना। एक यहां से वापस से ले लेते हैं इस वाले पोर्शन को सिर्फ। अगेन ये काफी बड़ा आ गया। और जो लाइव पॉपुलेशन है उसको लिखने का कोई जरूरत तो नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो एक बगल में इसी को छोटा करके करंट पॉपुलेशन में अभी के लिए दर्ज कर देता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन फ्यूचर में आप लोग को हमेशा अपडेट लेते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा आपको सही डेटा मतलब नहीं देगा। जैसा कि मैंने बोला कि ग्रोथ हमेशा होता रहता है, इसलिए आप लोग को हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो करंट डेटा है वो आप लोग को पता करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो अभी यहां का मैं ले तो रहा हूं, लेकिन आप सबको भी पता होगा कि ये सही आगे के टाइम के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो मैं बहुत ही छोटा कर देता हूं।
जिससे कि आप लोग के लिए बस एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ये डेटा बन जाए। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको अब समझ में आ रहा होगा कि लाइव अगर आप लोग कोई चीज देखते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप लोग को कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो ये सब दिखाने का पर्पस क्या होता है? दिखाने का पर्पस ये है कि आगे जब भी आप लोग पढ़ो तो ये क्यूरियोसिटी खुद होनी चाहिए कि मैं खुद ही नेट पर जाके देख लूं, कोई लाइव दिखा रहा है क्या, देख लेता हूं, बहुत ही मजा आएगा देखने में। तो उसी इंफॉर्मेशन के साथ अब आप लोग देखो, मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पर अच्छा आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लोग के कोई भी मन में डाउट आते हैं ना, हमसे आप हमेशा जुड़ना चाहते हो, कुछ भी डाउट्स आते हैं मन में, तो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम पर ये जरूर से सर्च कर लेना, शिवम सर पीडब्ल्यू के नाम से। आपको मैं मिल जाऊंगा वहां पर, ऑलरेडी अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलप हो रही है वहां पर। आपके जो भी डाउट्स आते हैं ना इन लेक्चर्स के लिए, या फिर इन फ्यूचर भी कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह आए, तो आप आराम से यहाँ पर मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूँ यहाँ पर, 24x7 बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ। रात में मैं भी सोता हूँ 8 से 10 घंटे, तो इसीलिए इतना नहीं सोता, तभी 7 घंटे 8 घंटे आराम से मैं अच्छी खासी नींद लेता हूँ, तो ताकि दिन भर पूरा प्रोडक्टिव रहता है मेरा। तो इसीलिए उसके बियॉन्ड जितना भी देर में जगता रहता हूं, तो मैं एक्टिव रहता हूं यहाँ पर। आप लोग डेफिनेटली इसको स्कैन कर सकते हो या फिर सर्च करके कभी भी इस पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले थे, वो हम लोगों ने एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात ऑलरेडी कर रखी थी, इसीलिए हमें समझ में भी आ गया किसी एक पर्टिकुलर जोन में डेंसिटी हमारी ज्यादा है, किसी में कम है। तो अगर सिंपली इस चीज को अगर हम लोग, वैसे तो हमें पैटर्न पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, पैटर्न, या फिर एक छोटा सा फॉर्मूला सिर्फ आपको दे देता हूं, ये पिछले वाले स्लाइड पर ही लिख देता हूं मैं, आ गया इसके जस्ट बाद यहां पर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आप लोग को ये वैसे तो पता ही होगा, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं मैं कि देखो, जो अपना पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वैसे इसमें कुछ अलग सा नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी का आपके एनसीईआरटी में बस एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपल सा मतलब है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही ले लिया कि एक पर्टिकुलर जोन में, हम लोग यही तो देख रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग यहां पर रहते हैं, कितने लोग रिसाइड करते हैं, ये कौन डिफाइन करेगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बताएगा। ठीक है, तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे देश भर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो। हमने क्या समझा कि लाइव एग्जांपल अभी हमने लिया था ना, कि हर जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी वैसी नहीं है, हम लोग की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, यहां ज्यादा है। तो आखिरकार ऐसा है क्यों, पैटर्न क्या है इसका, कैसे फाइंड आउट करें कहां पर हम लोग को ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, कहां पर कम मिलेगी। इसी से रिलेटेड हम लोग अब अपना अगला टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहां पर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर लिखता हूं इनफैक्ट इस चीज को, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको जो है ना, आप लोग ऐसे मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से टाइप्स हैं, एक सीधी लाइन खींचता हूं पहले, सीधी है, हाँ सीधी है। हाँ। इसके बाद हमारा पहला जो है वो होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भाई सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए हमें, है ना, थोड़ा बायसनेस तो दिखाना चाहिए हम लोग को, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसके बाद हमारे पास कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ हमारे पास सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी आ सकते हैं। यही डिफाइन करेंगे एक्चुअल में कि आखिरकार कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है कहीं पर कम है, इसका पैटर्न आखिरकार है क्या चीज। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि भाई एक बात बताओ, इस जीवन में हमें ऑक्सीजन तो अर्थ में कहीं भी मिल जाएगा, तो जीने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पानी। और वो भी खारा पानी नहीं, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी कहां से मिलता है, वो नदियों से बहता हुआ आता है। तो आखिरकार वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कहां पर है,
तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में एक फैक्टर तो है हमारा वाटर अवेलेबिलिटी। इसके साथ साथ चलो पानी कहीं पर मिल भी जा रहा है तो ज्यादातर देखो वैसा तो यही होगा कि जहां पर एबंडेंट फ्रेश वाटर मिलेगा उसके आसपास की जमीन जो होगी वो काफी फर्टाइल होगी, मतलब वहां का सॉइल जो है वो काफी फर्टाइल होगा। तो यहां पर एक और फैक्टर है, क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते थे पुराने जमाने के लोग, वहीं से इकट्ठा रहने का पूरा सिलसिला चला था। तो सॉइल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सॉइल फर्टिलिटी। फिर आप बोल सकते हो कि कुछ ना क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि और क्या हो सकता है भाई। और फाइनली हम लोग लैंडफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, लैंडफॉर्म्स। इनको एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लो। इकोनॉमिक फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे आंखों में क्या नाचता है? हमारे आंखों में नाचता है पैसा, रुपया, कितना मिल रहा है, जेब में कितना है, अकाउंट में कितना है, और यही सारी चीजें हम लोग को डिफाइन करनी होती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको क्या सबसे पहले देखने चाहिए? इकोनॉमिक फैक्टर में आपको लगेगा कि यार ऐशो आराम पैसे कहाँ पे मिल रहे हैं अपने को? इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में। तो कितना ऐसा जगह है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है, या फिर उससे भी पहले जो और पुराने जमाने के लोग होते थे वो क्या डिफाइन करते थे कि यार इंडस्ट्री ग्रो कहाँ करेगी, कहाँ करेगी, कहाँ करेगी? जहां पे मिनरल्स पाया जाएगा, जहां पर कोल पाया जाएगा, जहां पे आयरन ओर पाया जाएगा, वहां पर स्किल्ड नॉन स्किल्ड सारे के सारे वर्कर्स वहीं जा सकते हैं, है ना? तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप लोग लिख सकते हैं मिनरल्स। हालांकि थोड़ा ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ जाता है कि मिनरल्स कहां पर ज्यादा पाए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इनफैक्ट आप लोग ये भी लिख सकते हो अर्बनाइजेशन। ये सब कहां पर ज्यादा पाए जाएंगे उसके हिसाब से आप डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं। और सोशल और कल्चरल के लिए हम लोग आराम से पढ़ लेंगे अभी, कुछ एक दो फैक्टर्स ही हैं, सोशल और कल्चरल ही है इनफैक्ट। तो कहीं पर भक्ति भाव से आप लोग जा सकते हैं, कहीं पर रोमांच अपनी जिंदगी में लाने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में आपके अलग अलग सोशल और कल्चरल फैक्टर्स शामिल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी में आप लोग क्या कैसे लिख सकते हो? इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, और यहां पर अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल कर आते हैं तो उनको आप लोग साइड में कहीं ना कहीं लिखते चलना फटाफट से, ठीक है? बात करें अगर वाटर अवेलेबिलिटी की तो सिंपल से समझ लो इस चीज को तो भी बहुत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भाई वाटर की अवेलेबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को रहने के लिए भाई पानी हवा इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो पानी हवा के लिए, हवा तो हर जगह मिलता है, लेकिन पानी, शुद्ध पानी, पीने का पानी, एग्रीकल्चर के लिए पानी, सैनिटेशन के लिए पानी, नहाने धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, और जितने भी काम हैं सब के लिए पानी 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 ही चाहिए। तो बिना उसके तो जिंदगी नहीं बिता सकते। तो जहां पर पानी ज्यादा आसानी से मिल जाए, जहां पर पानी का जो सरफेस लेवल है वो एकदम डेप्थ ना हो कि कुआं खनते जा रहे खनते जा रहे, पानी ही नहीं आ रहा है वहां से, सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं लेकिन सबमर्सिबल पंप 200 मीटर के नीचे जा रहे हैं तब जाके पानी मिल रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और वो भी खारा, वो भी गंदा। ऐसी जगह पर तो नहीं बसना चाहोगे आप, है ना? तो जो हमारा पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो हमेशा से सिंस द बिगिनिंग यही देखा गया है कि हमेशा ऐसी जगह पर सेटलमेंट चाहता है जहां पर वाटर की अधिकता ज्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो जहां पर भी आपके मतलब इन सोर्सेस के लिए अगर अवेलेबिलिटी देखी जाए तो पानी मिल जाता है। सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। लैंडफॉर्म्स की अगर आप लोग बात करो तो लैंडफॉर्म में देखो सबसे पहले क्या देख सकते हो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर आपको कम लोग देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का डिफिकल्ट टेरेन होता है। लैंडफॉर्म्स में लिखना कि जो डिफिकल्ट टेरेन है वहां पर लोग कम मिलेंगे। लोगों को क्या चाहिए? प्लेन सरफेस चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ऊपर नीचे कौन चढ़ेगा उतरेगा, प्लेन सरफेस। और आपको ही पता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर से भी रिप्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर लैंड फॉर्म टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा कभी भी, है ना? कौन इंडस्ट्रीज आएगा यार? वो पहाड़ों पे इंडस्ट्री कैसे बनाएगा? कभी भी भूकंप भूकंप आ गया गिर पड़ेगा वो तो इसीलिए यहाँ का ग्रोथ उतना तेजी से नहीं हो सकता। दिन भर का जो हमारा दिनचर्या होता है काम धाम करने का, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आपके कुछ भी, मतलब आप अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ चाहते हो या फिर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यूजुअली आप ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना चाहोगे जहां का लैंडफॉर्म बहुत डिफिकल्ट हो।
यार आधी जिंदगी की मेहनत तो इस लैंडफॉर्म को सही करने में या फिर इसको ओवरकम करने में लग जाएगा, फिर तो अपने ऊपर ध्यान दोगे आप। तो इसीलिए आप देखते होगे कि जो भी पहाड़ों की जिंदगी है वो बड़ी ही शांत, बड़ी ही सिंपल जिंदगी है। वहां पर लोग क्योंकि ज्यादा टाइम इस मेहनत को ओवरकम करने में लगाते हैं, बाकी चीजें का ग्रोथ वहां पर नहीं हो पाता, तो इसीलिए कम लोग यहां रहना चाहते हैं। सिमिलरली क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में आप बात कर सकते हो कि मान लो इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है। इस इक्वेटर वाले रीजन पर अगर आप लोग देखोगे, एक आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जहां पर भी इक्वेटर होता है वहां पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, हर शाम बारिश होगी, बारिश होने के साथ साथ वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। आप सबको पता है कि ह्यूमिड कंडीशंस में रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। मुंबई के बीचेस के आसपास जो लोग बढ़िया एकदम जुहू पर मकान बना के रह रहे हैं, उनके मतलब अंदर बहुत दिक्कत है, बाहर बालकनी में निकलते हैं तो पूरा मॉइस्चर मॉइस्चर। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैं तो गया था, मुझे बहुत गंदा लगा वहां पे कि बिल्कुल चिपचिपा है, इतना स्वेट होता है, इतना स्वेटिंग होती है वहां पर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना। तो बिल्कुल मेरे लिए तो एकदम रहने की जगह नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर ऐसे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, मैं नहीं रहना चाहूंगा। मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जाके नहीं रहना चाहूंगा भाई, माइनस में टेम्परेचर है वहां पर, क्या जाके रहूंगा मैं। आपको ये पता है कि नॉर्मली सबसे ऊपर का जो रीजन है वहां पर जो हैबिटेबल अगर एरिया बोले तो एक जगह है स्वालबार्ड। स्वालबार्ड का नाम सुना है? वहां पर एक्चुअल में सारे जितने भी ऐसे छोटे छोटे एग्रीकल्चरल स्पीशीज होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम दिया गया है स्वालबार्ड के कॉलेज के अंदर में, या फिर एक वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। ये बोलते हुए, जब ये कोरोना आया था ना उस टाइम का है कि जब कोरोना आया तो लोगों को लगा कि यार ये तो पूरा पॉपुलेशन एक बार में डहा के ले जाएगा, बराबर कर देगा, सपाट कर देगा, थैनोस जैसा हो गया, एक चुटकी बजाएगा और आधी पॉपुलेशन गायब। तो ऐसे सिचुएशन में जो इनका ट्रेजर है या फिर पॉपुलेशन के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो अच्छे अच्छे सीड्स हैं, उनका खात्मा भी हो जाएगा। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए एक ठंडी जगह चाहिए, वो स्वालबार्ड कंडीशन है। अब आपका क्या होमवर्क है, मैप में जाके ये देखना कि स्वालबार्ड है कहां पे, ठीक है, देखना आपको एक बार। सिमिलरली तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में जहां पर नेगेटिव टेम्परेचर्स हैं, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम मिलेगी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखोगे तो इस हिसाब से इन फैक्टर्स के ऊपर में आप क्लासिफाई कर सकते हो बहुत इजीली। सिमिलरली सॉइल फर्टिलिटी पर जैसा हमने बताया कि ज्यादातर लोग जो हैं शुरुआती दिनों में क्या रहते हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके उतने स्किल्स नहीं होते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होना स्वाभाविक है, और वहां पर सॉइल की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहोगे जहां पर बिल्कुल सॉइल इरोडेड है, जैसे कि चंबल के वेट, चंबल का जो लैंडफॉर्म है वहां पर क्या मिलते हैं, गुलीज मिलते हैं, इरोजन मिलता है वहां पे पूरा। क्यों? क्योंकि वहां का टॉप सॉइल जो है वो पहले पूरा इरोड हो चुका है, गलीज बन चुके हैं, इतना धस चुका है कि उसका फर्टाइल पूरा चला गया है, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर उड़ चुका है। वहां पर कोई नहीं रहना चाहता, तो वहां पर कौन रहता है, डाकू लोग रहते हैं, चंबल के डाकू लोग रहते हैं, क्योंकि उनको छिपने की बढ़िया जगह मिल जाती है, वहां पे कोई आता ही नहीं है। तो इसीलिए सॉइल फर्टिलिटी भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली अगर हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आते हैं तो इसमें मिनरल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, तो मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स में आपको पता है कि जहां पर मिनरल ज्यादा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो कि आपका छोटा नागपुर प्लेटिव है, छोटा नागपुर प्लेटिव, यहां पर आपके कोल रिजर्व्स भी हैं, आपके आयरन रो रिजर्व्स भी हैं। तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज चल रही हैं, है ना। टाटा का पूरा प्लांट आप देखोगे कि यहां पर है, और टाटा नगर जैसे बन गया है। छोटा नागपुर प्लेटू में ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, और जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं वहां पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के पास में। क्यों? क्योंकि यहां पर मिनरल रिसोर्सेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। मिनरल रिसोर्सेस क्या है, काफी ज्यादा है। तो यहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, झारखंड वाले रीजन में, इसके इस रीजन में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं मिनरल से ही रिलेटेड है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज आर नॉट ओनली गुड्स प्रोड्यूसिंग, बल्कि सर्विस प्रोड्यूसिंग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे सर्विस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या फिर जगह हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है, बैंगलोर।
आईटी हब है वहां पर अपने इंडिया का। इवन आप पुणे के बहुत सारे रीजन्स को बोल सकते हो। ये सब क्या बन रहे हैं, ये आईटी हब सर्विस सेक्टर्स को ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज यहाँ पे फ्लरिश हो रही हैं। तो यहां पर भी लोग ज्यादा मिलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, बल्कि लोग इमिग्रेट करते हैं वहां पर, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर इस पॉपुलेशन के साथ साथ एक अपना फंडा आ गया अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन का मतलब यह है कि हम लोग ज्यादातर करके एक गांव वाले इलाके से हम लोग कहीं एक डेवलप्ड समाज में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो पहला ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहता ही है। हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी, वहां पर उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा अच्छी मिलेगी, वहां का माहौल ऐसा होगा कि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग ऐसे शहरों में जाके रहने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारा डेवलपमेंट थोड़ा तेजी से हो, वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, हो सकता है कि वहां पर लोगों की सोचने की क्षमता थोड़ी ज्यादा हो लोगों से, वहां पर अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। उस पर्सपेक्टिव से अर्बनाइजेशन हम लोग देखते हैं। अर्बनाइजेशन हमेशा क्या होगा, इकोनॉमिक फैक्टर होगा कि आप अपनी जेब में पैसा भी ज्यादा डालना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम उस ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में आपका अपना सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होता है। मतलब कि अर्बनाइजेशन में आपका इकोनॉमिक स्टेटस और इन टर्न आपका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होता है। तो इसीलिए आप जाना चाहते हो अर्बनाइजेशन या फिर शहर की तरफ पलायन करना चाहते हो आप लोग। फिर आता है आपका सोशल और कल्चरल फैक्टर। सोशल कल्चरल फैक्टर का सिंपल सा मतलब समझो कि कोई एक आध्यात्म जगह है, मान लो हरिद्वार है, हरिद्वार में सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, है ना। सिमिलरली मक्का मदीना है, वहां पर क्यों लोग जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं। तरीके से पंजाब में या फिर आप लोग उधर के साइड में आप लोग देखते हैं गोल्डन टेम्पल, उस वाले एरिया में लोग क्यों जाते हैं? ज्यादा दर्शन करने जाते हैं। ऐसा कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वाराणसी है, वहां पर लोग क्यों जाते हैं? गंगा में स्नान करने जाते हैं, वहां पर जो ज्योतिर्लिंग्स हैं या फिर जो शक्तिपीठ हैं उन सब का दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग। नीचे रामेश्वरम जाते हैं, इन सब जगहों पर लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि उनका एक सोशल फैक्टर जो कि रिलीजियस फैक्टर है वो डोमिनेंट है ना। तो रिलीजियस फैक्टर अगर कहीं पर ज्यादा हुआ तो वहां पर लोग ज्यादा विजिट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर जाके बस जाएं लोग, लेकिन रिलीजियस फैक्टर के तौर पर लोग रहना चाहते हैं वहां पर, कुछ टाइम तो जरूर बिताना चाहते हैं। कुछ लोग को शांति चाहिए तो हो सकता है उस टाइम पर भी वो पहाड़ों की दुनिया में चले जाएं, वहां पर रह ले। और रिलीजियस फैक्टर के साथ साथ कल्चरल फैक्टर्स, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने हरिद्वार का नाम लिखा, और हरिद्वार के जस्ट बगल में एक बहुत ही बढ़िया एडवेंचरस प्लेस है जिसको कि आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? कल्चरल में आप लोग को, कल्चर में अगर कभी मान लो एडवेंचर करना है तो जितने भी यंग लोग हैं, यंग पॉपुलेशन, वो जाती है वहां पर। कहां पे? ऋषिकेश। गए हो क्या आप लोग? ऋषिकेश में जाते हैं, यहां पर एडवेंचरस इवेंट है, राफ्टिंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां का लाइफ जो है वो उनको वैसा थोड़े दिन के लिए जीना होता है यार, एडवेंचर करना है उनको, कुछ अपने जिंदगी में रोमांच चाहिए। तो उस चीजों के लिए यंग कपल्स या यंग पॉपुलेशन वहां पर जाते हैं, है ना। तो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए या फिर रिलीजियस फैक्टर्स के ध्यान में रखते हुए भी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशनल चेंजेस आप देख सकते हो। ये मोटे मोटे अपने फैक्टर्स हैं टोटल। आपसे एक अच्छा सिंपल सवाल पूछता हूं, हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे थे। अभी पूरे वर्ल्ड में अगर ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमें कहां पर देखने को मिलता है या फिर सबसे कम कहां पर देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा एग्जांपल पहले ही लिख देता हूं, यहां पर यहीं पर लिखता हूं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सिटी कौन सी है भाई? मनाली गए हो आप लोग? ऐसे मनाली कहाँ ज्यादा है? अरे मनाली की बात नहीं कर रहा था यार, मैं बात कर रहा था मनीला की। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। यहां पर कितने लोग रहते हैं पता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर की अगर आप लोग बात करो तो अप्रोक्सीमेटली 46,000 लोग रहते हैं। कितने? 46,000।
46,000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। खतरनाक है कि नहीं? अब सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि अपने इंडिया में ऐसा क्या है, इंडिया क्या है, एक आपको अनुमान देता हूं बस, आपको मुंबई का एग्जांपल ले लो। मुंबई में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगा आपके हिसाब से? मुंबई में इससे तो कम ही है, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं 32,000 है वहां पे। 32,000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम कहां पर है? सबसे कम, तो सबसे कम आप देख सकते हो कहां पर मिलेगा आपको? ग्रीनलैंड में मिलेगा। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 0.14 पीपल की है पर किलोमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर एक समूचा इंसान रहेगा, ये 0.14 इंसान कहां से आएगा? तो भैया इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 7 7 4 28, लगभग 98 के आसपास। हाँ, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इंसान, एक पीपल अप्रोक्सीमेटली पर 7 किलोमीटर स्क्वायर, यही तो होगा। 7 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक इंसान दिखेगा आपको, कहां पर? ग्रीनलैंड में। और नॉर्थ पोल साउथ पोल हैबिटेबल नहीं है, इसीलिए उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं हम लोग। हैबिटेबल लैंड की बात कर रहे हैं यहां पर, जहां पर लोग रहते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जाते हैं, वहां पर आपको भी पता है कि अपना भी एक्सपेरिमेंटल जोन लगा है, वहां पर क्लाइमेट चेंज को पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई जाके बसता नहीं है, रहने नहीं लगता है। जैसे स्वालबार्ड का मैं बता रहा था, स्वालबार्ड अगर आप लोगों ने मैप में देख लिया होगा, तो स्वालबार्ड की भी डेंसिटी बहुत कम है। वहां पर तो कॉलेज वॉलेज सब है, तो वहां पर हैबिटेबल है स्वालबार्ड, आप बोल सकते हो। मतलब आप देख लेना एक बार कहां पर है। तो ये पूरा हमारा फंडा किस पे हो गया? लगभग लगभग ये पॉपुलेशन डेंसिटी का फंडा अब हम लोगों ने खत्म कर दिया। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो आएगा क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ का हम लोग लिखते हैं इस चीज को यहां पर, क्या लिख दिया? हाँ, अब इसी के बाद हम लोग लिखते हैं यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में हम लोग पढ़े, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ना 3 4 कुछ टर्म्स दिए हैं। सबसे पहले एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं, है ना। इसमें से 2 टर्म सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारे लिए, एक है हमारे लिए नेचुरल ग्रोथ, और एक है हमारा एक्चुअल ग्रोथ। तो इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? एक है आपका नेचुरल ग्रोथ और एक है एक्चुअल ग्रोथ। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं समझाता हूं आपको। थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम दिखाया था, जिसमें कि मैं ऐसा दिखाता हूं उसको वापस से आपके लिए। मैं बोलता हूं कि भाई एक है एरिया ये, और इसी के जैसा एक एरिया और है ये, बराबर है ना लगभग? ठीक है। इन दोनों एरियाज में अब मैं गिन के पॉपुलेशन लिखूंगा। मैं क्या लिखता हूं कि जितने लोग एडल्ट हैं वो हैं कितने? 5। जितने छोटे बच्चे हैं वो कितने हैं? 3। और जितने बूढ़े हैं वो कितने हैं? 6 लोग हैं। ठीक, ये एक पर्टिकुलर टाइम का था। वो टाइम है आपका लगभग लगभग 2012 का। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि अब ये 2024 में क्या करामात दिखाता है। हमने देखा कि जो इनकी बुजुर्ग पॉपुलेशन थी वो अब ज्यादा नहीं बची है, लेकिन जो इनकी यंग पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। इतनी बढ़ गई, और जो बच्चे पैदा हो रहे थे ये भी बढ़ गए। तो अब हम लोग को एक फंडा लगाना है यहां पर। अगर हम लोग एक तरीके से देखना चाहें, तो अगर हम लोग देखें कि ये 3 बच्चे थे, अब कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हो गए। मतलब कि 3 से 7 बच्चे हो गए, मतलब कि भैया कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर 12 साल के डिफरेंस में बर्थ कितना हुआ है?
बर्थ की अगर बात करें, नए बच्चे कितने पैदा हुए हैं? 4 हुए हैं, आप बोल सकते हो। 4 न्यू बर्थ बोल सकते हो आप लोग, पक्का है ना? फिर इसमें अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई सिर्फ बुजुर्ग की मौत हुई है और किसी की मौत नहीं हुई है किसी भी कंडीशन से, अगर ऐसा मान के चलते हैं तो हम लोग यहां पर डेथ लिखते हैं। डेथ कितने की हो गई भाई? पहले बुजुर्ग थे 3 3 6, अब है 3, तो क्या है, 3 डेथ हो चुकी है यहां पर। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 4 लोग पैदा हुए हैं और 3 लोग की मौत हुई है, मतलब कि ओवरऑल डिफरेंस कितना आया? 1 लोग का, है ना? तो अगर हम लोग यहां पर नेचुरल ग्रोथ की बात करेंगे, नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल मतलब क्या, कि आप नेचुरल तरीके से पैदा हो रहे हैं, नेचुरल तरीके से मर जा रहे हैं, मतलब वो नेचर का कॉन्सेप्ट। तो उस नेचुरल ग्रोथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि भाई कितना चेंज हो गया है आपका, तो हम लोग बोलेंगे 1% इन 12 ईयर्स, यही बोल रहे हैं। 1% 12 साल में इतना ही चेंज हुआ है, या फिर और सस्ता कर देते हैं यार इसको, क्यों करते हैं इसको इतना डिफिकल्ट नहीं करते हैं, इस ईयर को चेंज कर देते हैं और इसमें हम लोग 2023 कर देते हैं, है ना? 1 साल का ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2023 और 2024, तो हमने बोला 1 साल में 1%, 1% पर ईयर, ठीक। अब लेकिन बोला कि नहीं यार, ये तो नेचुरल ग्रोथ है तुम्हारा, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने मरे, ओवरऑल टोटल ग्रोथ तुमने बता दिया, तुम यार एक्चुअल ग्रोथ बताओ। तो हमने बोला अच्छा, एक्चुअल ग्रोथ बताना था, ठीक है पकड़ते हैं। अब हम लोगों ने इसका टोटल ग्रोथ निकालना स्टार्ट किया। हमें पता चला कि जो इसमें एडल्ट लोग थे, पहले तो 3 2 5 ही थे, इसमें से कुछ बच्चे बाद में 1 साल में तो एडल्ट नहीं हो जाएंगे, तो ये जो 3 2 5 बच्चे थे, 3 2 5 एडल्ट थे, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा कि बाहर से कुछ लोग यहां पर आए होंगे, मतलब इमिग्रेंट होंगे। इमिग्रेंट मतलब जो बाहर से किसी एक एरिया में आते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं? इमिग्रेंट। जो अब आ गए हैं इस एरिया में, वो कितने नए आए हैं? हम लोगों ने देखा 5 यहां पर हैं, और यहां पे 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऊपर 5, मतलब 6 लोग आए थे। हम बोलते हैं इमिग्रेंट जो है ना, यहां पर टोटल मान लो 8 आ गए, 8 पीपल आए थे। और ऐसा हुआ कि कुछ लोग इस रीजन से छोड़ के चले भी गए। हमने क्या बोला? इमिग्रेंट्स भी थे कुछ। इमिग्रेंट मतलब कौन है? जो इस रीजन से अब चले गए बाहर, अब यहां पर नहीं है, अब यहां पर नहीं रहते हैं। तो टोटल अगर हम लोगों ने देखा तो मान लो इसमें से 8 लोग नए आए, 5 पहले से थे, मतलब कि 2 इमिग्रेंट होंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? टोटल यहां पर देख रहे हैं कितना कितना था भाई, यहां पर 3 3 6, सॉरी 5, और यहां पर कितने लोग थे ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर ऐसे 11 ये लोग हैं। फिर अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो बच्चों की क्या बात हुई, हमनी 3 बच्चे आए, और टोटल यहां पर पॉपुलेशन बुजुर्गों की कितनी थी? यहां पर कितनी थी? 3 3 6 7, और यहां पर बुजुर्गों की पॉपुलेशन देख लेते हैं, ये हो गई 6, और यहां पर हो गई 3। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम लोग क्या यहां पर लिखेंगे कि भाई तुम बताओ पहले बर्थ कितने लोग का हुआ, और उसमें से डिवाइड कर देना जितने लोग की डेथ हुई है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई जितना बर्थ हुआ था माइनस डेथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल कितने पैदा हुए भाई? 3 थे, 4 न्यू बर्थ हम लोगों ने देखा और 3 डेथ देखा। तो यहां तक का तो कोई फंडा अपना वही का वही है। लेकिन अब हम लोग इसमें एक्चुअल ग्रोथ में ये भी देखते हैं कि भाई बाहर से कितने लोग आए, कितने इसमें से इमिग्रेंट्स हैं, और कितने इसमें से क्या बोल सकते हैं, इमिग्रेंट्स बाहर चले गए, तो उनको माइनस कर दो, ठीक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कितने आए हमारे पास इमिग्रेंट? 8 लोग आ गए, और कितने चले गए? 2 लोग चले गए। तो अब टोटल क्या आ गया हमारा? ग्रोथ। ग्रोथ कितना आ गया? 7 आ गया हमारा, 7 पीपल पर ईयर।
एक पर्टिकुलर टाइम जोन में हमारा एक्चुअल ग्रोथ क्या था, सिर्फ बर्थ माइनस डेथ। लेकिन यहां पर क्या है, इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन को भी साथ में लेके चला गया। तो एक बार अगर हम यहां पर देखें, अरे ये गड़बड़ हो गया, यहां पर 3 होगा और यहां पर 6 होगा। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 14 लोग। 6 5 11 12 13 14, ठीक। और यहाँ टोटल कितने लोग हैं, 21 लोग। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 लोग का आ रहा है, यही तो हुआ, 7 पीपल पर ईयर बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल ग्रोथ आ गया कि नहीं आपका, टोटल कितना कैलकुलेशन हुआ। मतलब देखो, ये अभी 2 लोग 4 लोग 6 लोग हैं, तो हम लोग को लग रहा होगा क्या बेवकूफी है सर, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, ऐसे तुम्हें ऐसे ही गिन के बता देता। लेकिन सोचो कि अगर ये करोड़ों में हो, बिलियंस में हो, तब फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है जिसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सको। तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को आप इन कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हो। अब यहां पर एक सिस्टम और आता है कि आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब कि, या फिर आप ये समझो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कभी कभी आपका परसेंटेज में काउंट होता है। मतलब कि इतना, जितना भी ये आ रहा है 14, और ये टोटल कितना चेंज हुआ, आपका एक्चुअल 7 लोग था, है ना, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 21। तो मैं क्या बोलूं कि इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लिखता हूं मैं यहां पर, एक अलग कलर से लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये रेट क्या होगा, ये परसेंटेज में हमें बता देगा बस। हमने बोला कि भाई देखो, एक साल में क्या हो रहा है, 7 लोग थे जो कि नए लोग आ गए हैं, मतलब टोटल एक्चुअल ग्रोथ कितना है हमारा, 7 लोग का है, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन अभी की कितनी है, 21 है। तो हमारा जो टोटल एक्चुअल ग्रोथ है वो कितना है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमारा अप्रोक्सीमेटली ये 0.33 इंटू 100 कर दो आप, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि परसेंटेज हमारा आ जाए, और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा 33%, है ना। खतरनाक पॉपुलेशन ग्रोथ है, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं पर भी नहीं है एक्चुअल में अपने आप। और अगर यही सोचो पॉपुलेशन कम हो गई होती तो हम लोग बोलते यार ये तो बहुत कम है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है, 0.8 के आसपास है। लेकिन आपको लगता होगा कि सर 0.8 के बाद भी आप लोग इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यार देखो, ये 0.8 ही जब बिलियंस में कन्वर्ट होता है ना, तो ये कहीं ज्यादा तादाद में आ जाता है। तो इसीलिए तगड़ा है। और इनफैक्ट आप इस चीज को यहां पर भी देख सकते हो, कहां गया, यहां पर देखना इसको, कहीं का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या है, ईयरली चेंज 0.81 है। चाइना अपने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ पर है, मतलब कि चाइना की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली स्टेबल कंडीशन पे चल रही है, आप ऐसा बोल सकते हो, हल्का सा नेगेटिव ही है। यूएस जो कि तीसरा सबसे मोस्ट पॉपुलस देश है, वो 0.5% उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इस तरीके से आप इन 3 चीजों पर भी गौर फरमा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से देखो, कुछ नेगेटिव ग्रोथ रेट पर है और कुछ पॉजिटिव ग्रोथ रेट पर है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ रेट पर अगर आप देखोगे तो कौन है, नाइजीरिया है, 2.41 के आसपास। तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो सकता है। इसको यहां पर अगर चाहो तो लिख भी सकते हो कि चाइना जो है वो अपने नेगेटिव ग्रोथ रेट पर है, और नाइजीरिया की बात करेंगे तो ये अपने पॉजिटिव ग्रोथ रेट पर है, ठीक। ओके। ये हम लोग की क्या बात हो गई भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बात हो गई। फाइनली हम लोग क्या बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसमें एक सिंपल सा टॉपिक है आपका, क्या है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वाइंड अप कर देंगे। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं
क्रूड बर्थ रेट। क्या आ गया ये हो गया भाई CBR। इसका डिफिनीशन सिंपल सा है कि भाई टोटल बर्थ रेट 1000 पॉपुलेशन के आसपास में हर साल कितना होता है तुम्हारा, ये बता दो हमें, है ना। इन अ गिवन ईयर पर 1000 पॉपुलेशन पर तुम्हारा कितना पॉपुलेशन ग्रो हो गया, है ना। मतलब कि पॉपुलेशन चेंज इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। क्या मतलब है कि मान लो कि 1000 पॉपुलेशन थी, उसमें से अब उस 1000 में से 10 लोग और ऐड हो गए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा लिखना आप, ये क्या होता है, इसके लिए जो आपका फॉर्मूला यहां पर है वही एग्जैक्टली मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग कंपेयर भी कर सको। ये आपका एक BI लिखा हुआ है, एक आपका लिखा है टोटल पॉपुलेशन और इनटू 1000 लिखा है। अब मैं ऐसा मान के चलता हूं कि BI जो है, BI क्या है आपके लिए, ये आपके लिए है बर्थ एक साल में कितना हुआ है, टोटल बर्थ। BI क्या है आपका, टोटल बर्थ इन अ ईयर। और जो यहां पर P लिखा है, ये इस पूरे साल भर के बीच का किसी टाइम का एक पॉपुलेशन है। मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं कि टोटल पॉपुलेशन इन मिड ईयर। मतलब एक एवरेज हम लोग ले ले रहे हैं कि भाई बीच में कब था वो बता दो, उसके हिसाब से हम लोग बता देंगे पूरे साल भर में लगभग लगभग इतना पॉपुलेशन था, है ना। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि टोटल बर्थ कितना हुआ है, 100 हुआ है, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन अभी कितनी थी, इसकी टोटल पॉपुलेशन थी 10,000, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि पर 1000 में कितना आता है, रख के देखते हैं इस चीज को जरा। हम लोगों को क्या पता चला कि भाई पूरे साल भर में 100 बच्चे पैदा हुए और जो इसकी टोटल पॉपुलेशन मिड ईयर में थी वो कितनी थी, 10,000 इंटू 1000। ये कट गया, यहां से ये चला गया, क्या निकल कर आया, 10। मतलब कहने का है कि 10 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। अब सोचो कि पॉपुलेशन अगर 1000 पर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 10,000 पर कितने बच्चे पैदा होंगे, 100 बच्चे पैदा होंगे। यही तो बोल रहा है वो, यही सिंपल था, है ना। कुछ इसलिए उतना तामझाम नहीं है, बस फॉर्मूला लिख के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि 10 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि भैया तुम्हारे अगर 1000 की जगह टोटल पॉपुलेशन 10,000 की रख लोगे, 10,000 के लिए अभी जहां 1000 पर 10 बच्चे पैदा हो रहे थे, 10,000 पर 100 बच्चे पैदा होंगे। आप बोलो 1,00,000 पर कितने होंगे, 1,00,000 पर 1,000 बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो सिंपल उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से। तो यही है आपका क्या, क्रूड बर्थ रेट। इसी हिसाब से, इसी सिमिलर हिसाब से आपका क्रूड डेथ रेट भी होता है। क्रूड डेथ रेट, उसको लिखने की जरूरत है क्या, अब आप लोग वैसे तो समझ ही जाओगे क्या होता है क्रूड डेथ रेट। मतलब वही है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। एग्जाम्पल के तौर पर वही ले लेते हैं कि भाई एक पॉपुलेशन मान लो कितनी थी, डेथ इन अ ईयर, और पी जो है वही मिड ईयर पॉपुलेशन ही है। तो अब सिंपल ऐसा मान लेते हैं, मान लो कि भाई जो हमारा डेथ हुआ एक साल में वो कितना हो गया, एक साल में डेथ हुआ मान लो 10, और जो मिड ईयर पॉपुलेशन थी वो हमारी कितनी थी, 10,000 ही थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि पर 1000 कितना होएगा, है ना। पर 1000 में कितने लोग होंगे, तो इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे यार हम लोग। क्या बोलेंगे कि भाई 10 डेथ हुआ है टोटल साल भर में, मिड ईयर में जो टोटल पॉपुलेशन था वो कितना था, 10,000 था, और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये कट गया ये कट गया, बचा कितना, एक। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक।
यही तो होगा सिंपल सा मतलब, और थोड़ी ना कुछ है। तो यही है क्रूड डेथ रेट आपका। इसके बाद हम लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्चुअल में ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इस बर्थ रेट के लिए या डेथ रेट के लिए, या फिर जो अभी तक हम लोग एक प्रॉपर पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे थे, उसके पीछे के 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसमें 3 चीजें हैं, जैसा अभी हम लोग पढ़ते भी आए भाई, कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको। हम लोगों ने क्या पढ़ा? कौन चेंज करेगा इसको? एक तो बर्थ चेंज करेगा, एक डेथ चेंज करेगा, और एक माइग्रेशन चेंज करेगा। इस माइग्रेशन में आपको भी पता है कि इमिग्रेशन भी आएगा और एमिग्रेशन भी आएगा, है कि नहीं? यही तो 3 फैक्टर्स हैं अभी तक। सारे सारे फसाद की जड़ जो है वो यही 3 चीज है। यही 3 चीज पता चल जाए हम लोग को, पता चल जाएगा भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इन्हीं 3 कारणों से चेंज हो रहे हैं बस। सिंपल सा फंडा है ना। तो अब हम लोगों ने देखो बर्थ और डेथ तो पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हम लोग को माइग्रेशन नहीं समझ में आया। माइग्रेशन समझते हैं एक बार हम लोग। माइग्रेशन एक टॉपिक में लिखता हूं यहां पर, माइग्रेशन। कलर चेंज कर देता हूं आप लोग के लिए ताकि मजा आता रहे। माइग्रेशन सिंपल समझो कि लोग माइग्रेट होते क्यों, माइग्रेशन कैसे करते होंगे। हम बोल सकते हैं कि भाई देखो ये माइग्रेशन कई टाइप का हो सकता है। मान लो कि एक रूरल सोसाइटी है, वो एक रूरल सोसाइटी से दूसरे रूरल सोसाइटी में चला गया, है ना। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो पहले रूरल सोसाइटी में था लेकिन अब अर्बन सोसाइटी में चला गया। ठीक। एक माइग्रेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि लोग अर्बन सोसाइटी में हों और वो किसी दूसरे अर्बन सोसाइटी में चले जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक अर्बन सोसाइटी से कोई रूरल सोसाइटी में चला जाए। सारी चीजें पॉसिबल है कि नहीं? ये बोलोगे सर तीसरा नहीं, चौथा कहां पॉसिबल है सर, लोग अर्बन से रूरल में क्यों जाएंगे? अरे भैया कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर क्या देखा था आप लोगों ने? रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस हुआ था। लोग शहरों से भाग भाग कर अपने गांव में चले गए। और इनफैक्ट आपको शायद पता होगा कि कोविड के टाइम पर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे वो सबसे ज्यादा अपने पीक पर थे। क्यों? क्योंकि अभी तक एक भाई पुणे में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, दूसरा बढ़िया बिहार के गांव में अपना खेती कर रहा है। लेकिन जब पुणे से कमाने वाला भाई जब बिहार में आ गया, तब उसको लगा कि यार ये तो पूरा अपना जमीन उमीन यही हड़पा हुआ है, हमें क्या मिलेगा? तो नहीं, केस दाखिल करेंगे, लड़ाइयां होना स्टार्ट होंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे ज्यादा होने लगे। क्यों? क्योंकि लोग शहर छोड़ छोड़ के गांव की तरफ आने लगे। हो सकता है कि ये मोमेंटरी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा परमानेंट होगा। ये सारे की सारी चीजें क्या हो सकती हैं? परमानेंट भी हो सकती हैं, टेम्पररीली भी हो सकती हैं, या फिर सीजनल भी हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। जहां से ये लोग पलायन करते हैं, मतलब जहां से पहले रहने वाले थे, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग बुलाते हैं इन सब चीजों को, मतलब ये जो 4 चीज है इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? इसको बुलाएंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जो ये वाला हिस्सा है जहां पर ये लोग जाके बस रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक। तो अब एक पर्टिकुलर टर्म जो हम लोगों ने अभी देखा वो क्या था कि अगर कोई भी इंसान अर्बन सोसाइटी से रूरल सोसाइटी में जाता है तो इसको हम लोग रिवर्स माइग्रेशन भी बोल देते हैं, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा माइग्रेशन है जो कि हम लोग को लगता है यार ये क्या ही होगा कभी। और इसके लिए इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं? कोविड-19 पीरियड। समझ गए? बाकी आप सोचो कि इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन इनमें से किस कैटेगरी में होता होगा? चलो अंदाजा लगाओ आप लोग। सोशियोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहां बता रहा हूं। सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो हम लोग देखते हैं ना, वो
अचंभित मत हो जाना, ये होता है। क्यों होता है पता है? बिकॉज ऑफ ये है। अरे लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना शादी के बाद, तो शादी के बाद क्या है, उनका माइग्रेशन हो रहा है। और माइग्रेशन सबसे ज्यादा क्या होता है, गांव वाले लोग कभी भी बहुत दूर शादियां नहीं करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में शादी करते हैं। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो होता है वो मैरिज की वजह से रूरल टू रूरल सोसाइटी में ही होता है। समझ गए? बाकी ये माइग्रेशन के कुछ टाइप्स हैं। अब आखिरकार इनके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, क्या लिखते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। अब इसमें दो टॉपिक आता है, दो टॉपिक या दो फैक्टर्स आते हैं। एक आता है आपका पुश फैक्टर और दूसरा आता है आपके पास पुल फैक्टर। अब ये दोनों क्या चीज है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी 30 मार खा वाला नहीं है। मान लो कि आप गांव में रहते हो, गांव में रहने से आपको जितने भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि यार यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करा सके, यहाँ पर मेरे जितने दोस्त हैं वो सब अपना अपना दुकान चला रहे हैं, मेरी यूपीएससी की पढ़ाई में कोई मुझे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर मेरे लिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर जो मेरे स्किल्स हैं उन पे क्या हो रहा है, मूर्छा लगते जा रहा है, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जंग लग जाएगी उन पे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सब क्या है? पुश फैक्टर है, धक्का दे रहे हैं आपको कि भैया निकलो यहां से, जितना तेज हो सकता है पतली गली पकड़ो और निकलो अर्बन एरिया में तुरंत के तुरंत, वहीं तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान होगा। है कि नहीं? अर्बन एरिया ना सही तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर ये सारी फैसिलिटीज आपके हिसाब से मिलती हो। है कि नहीं? सिमिलरली आपका जो पुल फैक्टर है वो क्या बोलता है? ये शहर देख रहे हो, प्लैंड सिटी, चंडीगढ़ बेस्ट, दिल्ली देखो सर, एक से एक तगड़ा हॉस्पिटल, आपके बच्चों की पढ़ाई तो ऐसे A1 क्वालिटी के स्कूल में होगी, मजा ही आ जाएगा। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर अपने जबरदस्त चरम सीमा पर है। और सर बिजली देखो, 200 यूनिट फ्री है बिजली, बिजली 200 यूनिट फ्री है, उसके साथ साथ आपकी बिजली 24 घंटे आती है। इंटरनेट की फैसिलिटी सर ले रहे हो, यहाँ पर 1 Gbps तक की स्पीड मिलने लगी है अब तो, 5G का जमाना सर दिल्ली में आ गया है। तो ये सब क्या है, आपको आकर्षित कर रहा है। तो यहां पर अगर आप अपने हिसाब से सोचोगे तो अरे सर दिल्ली जाएंगे, वहां पर सारी बड़ी बड़ी कोचिंग है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस भी वहीं पर है, ऑफलाइन में वहां पर पढ़ा रहा है। हालांकि ये सही नहीं है, अब तो आपके पटना और लखनऊ में भी बेस्ड है, लेकिन फिर भी आपके लिए, मान लो आप इतने गांव से हो कि पटना और लखनऊ भी आपके लिए एक शहर जैसा होगा, तो वहां के हिसाब से सोचो कि यार यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पढ़ने के लिए मिल जाएगा, बच्चों का माहौल मिल जाएगा, सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो ये सब क्या कहलाएंगी आपके लिए? पुल फैक्टर, ऐसी चीजें जो आपको आकर्षित कर रही है कि बेटा आओ यहां पर, आओगे यहां पर तो मजा आएगा, जो चाहते हो अपनी जिंदगी में वो यहीं पर पूरा होगा। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? पुल फैक्टर बोलेंगे। बात समझ में आई क्या? तो अगर हम लोग इसको पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में बात करें तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जो हमारी लेस अट्रैक्टिव चीजें हैं, जो कि हमारे फ्यूचर को डिस्टॉर्ट करती हैं, वो हमें पुश करती हैं। तो इनफैक्ट हम लोग क्या लिखें, यहां पर जो प्लेस ऑफ ओरिजिन की हम लोग बात कर रहे थे ना, यहां पर हम लोग को लेस अट्रैक्टिव चीजें मिलती हैं। अब इसके लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यार, एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या, जैसे कि इंफ्रा नहीं है आपके लिए, अगर मैं आपके लिए बोलूं तो कोई इंडस्ट्री जो कि आपको जॉब दे सके नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं है, बहुत बिजली कटती है यार। चलो अब तो आप लोग सोलर पैनल भी लगा सकते हो, बट हो सकता है यार किसी के पास उतना भी पैसा ना हो सकता है कि आप सूर्योदय योजना का इस्तेमाल करके आप लोग चाहो तो थोड़े बहुत पैसे, लेकिन सूर्योदय योजना में भी काफ़ी पैसे आपको शुरुआत में देने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि जो लो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली वो उसे भी अफोर्ड ना कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप चलो अपने लिए कोचिंग भी लिख दो कि कोई यूपीएससी की कोचिंग नहीं है वहां पर, तो आप ये सब क्या फील करोगे
कि मेरा जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ना वो यार लेस अट्रैक्टिव है, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा मैं, इसीलिए मैं जाना चाहता हूं किसी बाहर की जगह पर। और यही अगर आप पुल फैक्टर्स के बीच में अगर आप देखोगे तो ये है आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में आपको सारी की सारी चीजें मोर अट्रैक्टिव लगेंगी, लुभावन लगेंगी, जी ललचाएगा मचलेगा कि सर यहां जाऊंगा तो मजा आएगा बहुत। तो इसीलिए आप लोग कहां आना चाहते हो, ऐसी जगहों पर आना चाहते हो, जैसे कि यहां पर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, सब क्या है, जबरदस्त तरीके से मिल रही है। तो ये सब के सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, पुल फैक्टर्स हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ये क्या हो गए आपके पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर आपका एक आता है फंडा, ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूं। ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मैंने ये थोड़ा सा पहले बनाया था, क्योंकि मैं आपके सामने बनाता तो काफी टाइम लग जाता है ना। तो आप जरा इसको देखने की कोशिश करो। ये क्या है अपना ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो अपना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमें साल बता रहा है, ईयर, कि भैया ये आज से 12,000 साल पहले है, ये जब अपने क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसको बस मार्क करने के लिए लगाना कि ये अपना सिंगल ईयर है, जैसे आज 2024 चल रहा है तो ये 1 है उसके कंपैरिजन में। फिर धीरे धीरे 1600 यहां पर एक ब्रेक हुआ है, क्योंकि इसको मैं बहुत तेजी से दिखाना चाहता था। अब इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। 1600 मतलब कि 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। और पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है आप देख रहे हो किसके हिसाब से चल रहा है भाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप यूं समझो कि जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, मतलब हम लोग जब 1 एडी में थे, 1 एडी में पॉपुलेशन कितना था, 0.3 बिलियन के आसपास था, बस 0.3 बिलियन। आज के डेट में पूरी पॉपुलेशन कितनी है भाई बताओ तो। टोटल पॉपुलेशन अभी हम लोगों ने देखा था ना कितना था, 8.1 बिलियन पॉपुलेशन है। और जब हम लोग बिलियन की बात करते हैं तो उसको ऐसा मत समझो कि अच्छा क्या ही ज्यादा हुआ है, पहले 0.3 था अब 8.1 हो गया, थोड़ा सा ही तो बढ़ा है। अरे भाई 0.3 बिलियन और 8.1 बिलियन में बहुत अंतर होता है, बहुत ही ज्यादा, है ना, इमेजिन नहीं कर सकते आप। अब जब बर्थ ऑफ क्राइस्ट से लेके हम लोग 1600 शताब्दी तक बात करते हैं, जब तक लोग अपने अपने जगह पर समुचित रूप से बैठे थे, भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, साइंस डेवलप नहीं हुआ, तो उनको लगता था कि भाई आगे चलेंगे तो अर्थ के नीचे गिर जाएंगे। अब कहां गिरेंगे पता नहीं, लेकिन गिर जाएंगे, इसलिए जाते ही नहीं थे। 1600 के आसपास में लोग दूसरे जगह माइग्रेट करना, या फिर वोएजर्स आए, वोएजर्स का जमाना आया, लोग टहलने घूमने ट्रैवलर्स निकले। और जब ट्रैवलर्स निकले तो फिर वो समुद्री इलाके से समुद्री रास्ता अपनाते हुए कहां कहां जाके मस्त इधर उधर जाने लगे। और फिर धीरे धीरे हमारा आता है 1750s के आसपास में आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। और जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है ना, फिर वहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे जैसे बढ़ा लोगों का, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आई। फिर 1930 के आसपास में, अब थोड़ा सा यहां ग्रोथ देखो, 1600 सालों में पॉपुलेशन 0.25 बिलियन से 0.5 बिलियन हुई, मतलब कि इसको डबल होने में कितने साल लग गए, 1600 साल लगे हैं इसको डबल होने में। लेकिन 0.5 बिलियन से 1 बिलियन तक आने में कितने साल लगे, 200 साल लगे सिर्फ। और ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ किसमें आया, इस वाले एरिया में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। यहां तक भी उतना ज्यादा पॉपुलेशन का डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा था। फिर आप देखो 1 बिलियन से 2 बिलियन कितने सालों में हुआ, 1800 से लेके 1930 में। लो भाई, महज 100 सालों में 1 बिलियन से 2 बिलियन हो गया। कहां पर 100 बिलियन से डबल होके 0.25 से 5 हुआ था, फिर 200 सालों में 1 हुआ था, अब 100 सालों में 1 बिलियन का 2 बिलियन हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ अब एकदम अपनी चरम सीमा पर है। यहां पर अब आप देखोगे 1960 70s तक आते आते आपके कंप्यूटर्स, आईटी, ये सब आ गए। उसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना बढ़ गया कि आजकल के जमाने में क्या चल रहा है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीजें चल रही हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ और तेजी से बढ़ के 8 बिलियन पहुंच गया है भाई साहब, 8 बिलियन। अब पॉपुलेशन 12-12 सालों में 1-1 बिलियन बढ़ जा रही है। जो 1 बिलियन बढ़ने के लिए उसको यहां पर 100 साल लगे थे, अब मात्र 12 सालों में ये 1-1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। सोच रहे हो कितना तेज बढ़ रही है। इसी चीज को समझते हुए अब ये एक रिलेशन आपको बिठा लेना चाहिए कि टोटल जो अभी हमारे पास ये पूरा पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इतना समझ में आना चाहिए कि क्या सबके पीछे ये साइंस रेस्पॉन्सिबल है क्या। तो देखो कुछ तो है साइंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस और ज्योग्राफी या फिर साइंस एंड पॉपुलेशन जो है आपस में रिलेटेड तो है। क्या है भाई, साइंस एंड पॉपुलेशन रिलेटेड तो है। कैसे रिलेटेड है, हम लोग समझते हैं सबसे पहले बर्थ। साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ साथ जो पहले लोग एक एक दाम्पत्य जो होते थे, एक पति पत्नी जो होते थे, वो 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते थे। उनको पता था कि यार आगे चल के इसमें से 2-4 को खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ बीमारी होगी मर जाएंगे, टिकेंगे नहीं, अंत तक आते आते 2-4 बच्चे ही बचेंगे अपने। तो कम से कम उन 2-4 को बचाने के लिए मैं 10 को पैदा करना पड़ेगा। तो बर्थ रेट में क्या हुआ कि लोगों का माइंडसेट तो वही रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के कारण ये बर्थ जो है इंस्टेंट, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि हर 1000 लाइव बर्थ पर कितने बच्चे पैदा होते ही 30 दिन में मर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपना कम होने लगा, बच्चे नहीं मर रहे हैं भाई। अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब आपकी प्रेगनेंसी पीरियड के साथ ही सारा कुछ देख रेख रखा जाता है, प्रेगनेंसी भी बहुत नॉर्मल हो रही है। तो अब वहां पर लोग बर्थ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोग मर नहीं रहे। इस तरीके से डेथ डेथ भी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। कैसे कैसे बढ़ा सकता है, अगर डेथ कम होने लगे। जिस हिसाब से मेडिकल अपलिफ्टमेंट साइंस के बैकग्राउंड में हो रहा है, उसके बेसिस पर मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को इतनी ज्यादा मिलने लगी कि जो पहले 20 साल 25 साल की उम्र में कई सारे लोग निपट जाते थे, अब आज के जमाने में आराम से 80-80 साल, 70 साल, 80 साल, 100-100 साल जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है इस तरीके से। तो अब डेथ जो है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेथ कम हो रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ मतलब कि जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, और इस डेवलपमेंट के चलते बर्थ और डेथ दोनों पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये है साइंस। साइंस के पीछे आखिरकार क्या, अब लोगों को माइग्रेट करना आसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, लोगों को समझ में आता है कि भाई साइंस इतना आ गया है कि अब हम आराम से 8 की जगह 10-12 बच्चे भी पैदा करके पाल सकते हैं। देखो आगे का टाइम अलग है, आपके टाइम पर लोग इसको कम करने लगे हैं। अब के टाइम पर लोग बच्चे 2 ही अच्छे, वो वाला सिस्टम है। अब तो होता है कि एक हो तो ही अच्छे हैं, एक भी ना हो तो और अच्छे हैं। तो अलग अलग सिस्टम चल रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ ऐसा आप बोल सकते हैं कि मेडिकल फील्ड इन सब के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस तरीके से लेके आया है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। यहां पर डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हमारा सबसे लास्ट जो एक टॉपिक बचता है वो है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। समझते हैं इसको। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मतलब क्या है कि हम लोग दिन पर दिन एडवांस सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आजकल जो कोई भी कंट्री या कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश जो आज के जमाने में रूरल है या फिर अग्रेरियन है, वो एक ट्रांजिशन पीरियड के बाद या तो अर्बन हो जाएगा या तो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइज्ड होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बंद हो चुका है।
अब आप एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आ गए हो, उसमें मैकेनाइजेशन आ चुका है कि अब आप आसानी से ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा कन्वर्जन है, ये क्या है, ये है आपका ट्रांजिशन। सारी की सारी सोसाइटी, समाज, क्षेत्र आप देखोगे कि इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। किसी का भी एग्जांपल ले लो, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। किसी का स्पीड धीमा हो सकता है, किसी का स्पीड तेज हो सकता है, लेकिन यहां से यहां तक आने का उनका जर्नी स्टार्ट है, ऑलरेडी चल रहा है ना। इसी तरीके से कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ ऑलरेडी अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, तो वो क्या है, अर्बनाइज सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटीज हैं। कुछ अभी चल रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो वो क्या है, अपने अर्बन या सॉरी रूरल वाले एरियाज में है, या फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं। कुछ और ट्रेडिशनल सोसाइटी में रह रही हैं, इससे भी पहले के जमाने में ट्राइबल एरियाज पर चली जाइए, अंडमान निकोबार की जनता को देखिए, वहां पर तो आदिवासीज रह रहे हैं। वो उन आदिवासी को अभी कुछ नहीं पता है, शायद इंटरनेट के बारे में अब थोड़ा बहुत पता चलने लगा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पता होगा, उनको इस्तेमाल करने नहीं आता होगा। तो इसके पहले भी है, बट पहले की तुलना में अगर 100 साल 200 साल पहले की बात हो, आज की तुलना में देखें तो उनको कुछ तो इंफॉर्मेशन आई होगी ज्यादा, है ना। तो हर एक सोसाइटी इधर से इधर आने की कोशिश करेगी ही करेगी। अब इसमें क्या होता है, आपका जो क्रूड बर्थ रेट है या क्रूड डेथ रेट है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाता है पॉपुलेशन के ग्रोथ में, और टाइम के साथ साथ वो कैसे चेंज होता है, इसके लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आई है। क्या है भाई, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, एक अलग पेज पर लिख लेता हूं इस चीज को, क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसको थोड़ा ऊपर ही कर देता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक यहां पर लिखता हूं मैं, सीधी लाइन है क्या, होगी, ठीक है। और दूसरी लाइन ले लेते हैं एक, इतने पास से समझ में नहीं आता है कभी कभी ये सीधी लाइन है कि टेढ़ी लाइन है, बट सीधी है, ठीक है। वाह, ये परफेक्टली सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल है मतलब। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, इधर वाला जो एरिया है, ये हमारा दिखा रहा है पॉपुलेशन चेंज, और इसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारा क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। या फिर इसको मैं अलग अलग कलर से लिखता हूं, आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसको समझना। हम इसमें क्या लिख रहे हैं, हम एक लिख रहे हैं क्रूड बर्थ रेट, या फिर कौन सा कलर ले लूं, चलो रेड ले लेता हूं, क्रूड डेथ रेट, ये इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि भाई देखो, एक सिस्टम ऐसा आएगा कि जब हमारा क्रूड बर्थ रेट जो है वो बढ़िया चलता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, या फिर स्टेबल रहेगा, या रिजल्टेंट जो है वो स्टेबल रहेगा, और एक टाइम के बाद वो कम होता रहेगा, और फिर इसके बाद वापस से स्टेबल रहेगा, जो हमारा रिजल्टेंट है। और सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा क्रूड डेथ रेट है, उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, और वो भी ऐसा ही चलेगा। तो ये तीन स्टेज में एक्चुअल में इसको डिफाइन करने का हमारा मुद्दा बना। ये जो आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो यही बोलता है। इसको मैं एक बार यहां पर दिखाता हूं आप लोग को। ये है आपका स्टेज 1, ये है आपका, यहां से नहीं ले, ये है आपका स्टेज 2, और ये उसके आगे स्टेज 3। मतलब मैं ये बोल रहा हूं इसको स्टेज 1, ये है आपका स्टेज 2, और ये है आपका स्टेज 3। और ये जो आपका इधर है, ये क्या दर्शा रहा है, टाइम। कुछ
अभी जो हमारी सोसाइटीज है वो स्टेज 1 में है। क्या मतलब है इसका? मतलब कि ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ सोसाइटीज हैं। प्रिमिटिव काइंड ऑफ सोसाइटीज में क्या होता है कि इनको ना पॉपुलेशन ग्रोथ का उतना कुछ रहता नहीं है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं लगभग उतने ही लोग, कोई फैसिलिटीज नहीं है तो मर भी जाते हैं। तो इस तरीके से ना उनकी पॉपुलेशन लगभग लगभग स्टेबल सी रहती है। आज से अगर आप कितने सालों पहले, आप अगर 1000 साल पहले पहुंच जाओगे तो आप देखो ना कि आपका पॉपुलेशन जो है वो लगभग लगभग स्टेबल ही तो चल रहा है ना, लगभग लगभग स्टेबल है। तो इन सब सालों में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी सोसाइटीज को बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक। प्रिमिटिव सोसाइटीज में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कोई भी ट्राइबल एरियाज लिख लो। अंडमान एंड निकोबार का एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। ठीक है, वो इस पॉपुलेशन ग्रोथ के मुद्दे पर चल रही होगी। उसके बाद ये वाला पीरियड आता है। इस वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टेज 2। ये वो स्टेज है जहां पर आपका जो बर्थ रेट है वो पहले तो ठीक ठीक सा रहता है लेकिन एकदम से कम होने लगता है। बर्थ रेट क्यों कम होता है? क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर अवेयर हो जाते हैं। ये जो डिप हो रहा है ना, डिप, ये किसके लिए है? क्योंकि यहां पर लोग अवेयर हो जा रहे हैं। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले तो स्टेबल था, अब धीरे धीरे नेगेटिव भी हो रहा है। नेगेटिव में किसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग? ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी वहां पर हम लोग देख रहे थे ना, जिसका अपना बर्थ रेट जो है वो नीचे आ रहा था, इनफैक्ट ग्रोथ रेट नीचे आ रहा था उनका। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि कम लोग पैदा हो रहे हैं वहां पर, तो बर्थ रेट काफी कम कर दिया है। पहले जहां 8-8 10-10 बच्चे पैदा हो रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट की थ्योरी आ गई है। वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई है चाइना की, है ना। इसका क्या मतलब है? कि दो पेरेंट्स मिलके एक ही को जन्म देंगे, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ठीक है। और यहां पर आप ये देखो कि डेथ रेट क्यों कम हो रहा है। डेथ रेट जैसा हमने बताया कि भाई साइंस का एडवांसमेंट आ गया। यहां पर डिप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया हो गई है। ये वाला जो रीजन है आप यूजुअली उसको हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज के तुलना में आप हमेशा देख सकते हो। लेकिन ये ट्रांजिशन थ्योरी ये बोलती है कि एक समय ऐसा आएगा जब जो पॉपुलेशन हमारा क्या है कि वापस से स्टेबल हो जाएगा। ये वापस से स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि अब यहां तक लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज, अवेयरनेस, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आ चुकी होंगी कि अब लोग क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट कितना करेंगे? 2 का 2 से रिप्लेसमेंट करेंगे बस। और जब 2 का 2 से रिप्लेसमेंट होगा तो हमारा पॉपुलेशन लगभग लगभग क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आप इसमें अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर सकते हैं, या फिर मैं इनफैक्ट ये लिखूंगा फ्यूचर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक। ये आप अभी देख सकते हो, टोटल ये बात पता चल रही है। अब इसमें ना कुछ और भी थ्योरम्स और फंडा लगते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक जो होता है, डेमोग्राफिक वर्ड जो है ये पॉपुलेशन का एक जरिया बताती है। और ऐसा बोला जाता है कि जहां की यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है वो फ्यूचर में ज्यादा अच्छे से काम करेगी। जैसे इंडिया है, इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 पर आ चुका है, लेकिन इंडिया को टेंशन नहीं है क्योंकि इंडिया का जो बेसिक अभी यूथ पॉपुलेशन है ना वो सबसे ज्यादा है। मतलब कि जो जो लोग अपने 15 साल से लेके 35 साल तक के एज में हैं, वो पॉपुलेशन का चंक अगले 3-4 सालों में इंडिया का सबसे ज्यादा रहेगा। तो इंडिया को पता है कि भाई अपने 15 से 35 वाले ही तो काम करते हैं देश में। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा का अगर जनसंख्या ज्यादा है तो यार उसको दूध पिलाओ, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लगाओ, उसके लिए 10 तरीके का सब देखभाल करो, वो क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा? वो तो इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा, खेलेगा, कूदेगा। और अगर बुजुर्ग है, बुजुर्ग के लिए वही पेंशन स्कीम चलाओ, उनके हेल्थ के लिए काम करो, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इकोनॉमी में। इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब वो इंडिया अपना विजन 2047 लिख रहा है ना, तो इसका मतलब ही यही है कि 2047 तक अगर इसको पूरे वर्ल्ड का, जिसको विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे अच्छा मौका यही है। अगर इसको गवा दिया हमने
तो फिर नहीं होगा, होएगा लेकिन पता नहीं कब होगा, उसके लिए कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो वो यही है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा इसी तरफ इशारा करता है। अब यहां पर एक छोटा सा एक एक बिल्कुल लास्ट सा टॉपिक है, उसमें वैसा कुछ स्पेशल नहीं है, उसका नाम है पॉपुलेशन कंट्रोल। आप लोगों को कुछ पता हो ना हो, ये जरूर पता होता है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग के साथ साथ हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे होते तो हम इस डायरेक्शन में ज्यादा घुसते। हम जब इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई इससे जो है आप पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी, या फिर कोई कंट्री ऐसा हो जो कि बोले कि भाई एक बात बताऊं, 2 बच्चे तक तो ठीक है, लेकिन जहां तुमने तीसरा बच्चा पैदा किया तुम्हारा टैक्स जो है वो 5% से बढ़ जाएगा। मतलब कि ऑन थर्ड चाइल्ड टैक्स इंक्रीज्ड बाई 5%। जितना कमाओगे उसका 5% एक्स्ट्रा टैक्स दोगे, तो कोई तीसरा बच्चा करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली आप ऐसे और क्या इमेजिन कर सकते हो, ऐसा बोल दो कि ऑन थर्ड चाइल्ड नो मैटरनल लीव। या फिर आप यूं भी प्रमोट कर सकते हो कि अगर पूरे लाइफ टाइम एक ही बच्चा रहा तो इतने सालों बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे देंगे। ऐसा मतलब कुछ भी चलता है। चलो आप अपना दिमाग लगाओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ऐसी, अगर आपको मौका मिले किसी देश में ऐसे कुछ नियम लागू करने का, तो आप पे खुरापाती दिमाग क्या कहेगा? कैसी स्कीम्स आप निकालना चाहते हो, इसको जरा कमेंट बताओ। ठीक है, यही नीचे कमेंट करो, बताओ कि ऐसी क्या क्या स्कीम्स आप लगाना चाहोगे जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां पर आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। एक चलो मैं और बता देता हूं कि ऐसा हो सकता है कि अगर थर्ड बच्चे को पैदा किया तो उसको एजुकेशन का अधिकार नहीं होगा, उसको सिटीजन राइट्स नहीं मिलेंगे, है ना, या तो नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो चलो आप बताओ, आज के चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि भाई क्वेश्चंस को भी लाया जाए प्रीवियस ईयर, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना कई सारे देखे एक्चुअल में, और देखने पता चला कि यार बहुत पुराने क्वेश्चंस यार 1992 के हैं, 97 के, और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है उस टाइम का जो 1991 का सेंसस हुआ था उस पे क्वेश्चंस आए हैं। और इनफैक्ट मैंने मेन से क्वेश्चंस भी खोजने की कोशिश की, बट अभी तक इन टॉपिक्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तब जब इनके साथ आगे के टॉपिक्स को हम मर्ज करेंगे, जब हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तब ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर उसके साथ लिंकअप होके उसका आंसर आप अच्छे से लिख पाओगे। तो ऐसा नहीं कि इसका काम नहीं है, लेकिन हाँ इसने इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन इनका बेस बनाना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो उसको पढ़ के अभी तक बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनसे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना, वो मैं पोस्ट कर दूंगा अपने इस टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग चाहो तो यहां पर आके अटेम्प्ट कर लेना इसको। ठीक है, कोशिश करता हूं जैसे ये लेक्चर पब्लिश होगा उसके एक दिन के अंदर अंदर, तब तक आप लोग देख भी लोगे, हम आराम से इसको क्या करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस को पोस्ट कर दूंगा। तो फिर इतना ही है आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।